लोकतंत्र के महोत्सव के ऐलान के साथ महासमर का शंखनाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के चुनावी दौरे पर पालनाडु जिले में करेंगे विशाल जनसभा। आम चुनाव के लिए हुई सरगर्मियां तेज। टीडीपी और जनसेना आज जारी करेंगे घोषणा पत्र। इंडी गठबंधन का आज मुंबई में शक्ति प्रदर्शन। मतदान की तारीखों की घोषणा के साथ देश भर में लागू हुई आदर्श आचार संहिता। वॉल पेंटिंग और पोस्टर सहित कई सामग्रियों को 24 घंटे और सार्वजनिक स्थलों से राजनीतिक विज्ञापनों को 48 घंटे के भीतर हटाने के सख्त निर्देश। दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 9वां समन भेज 21 मार्च को किया तलब। जल बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी केजरीवाल से कल पूछताछ। मामले को लेकर भाजपा हमलावर। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में रूस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए अंतिम दिन मतदान जारी। व्लादिमीर पुतिन के सत्ता में बने रहने की संभावना। रूस ने यूक्रेन पर चुनाव में व्यवधान डालने का लगाया आरोप। और नई दिल्ली में आज खेला जाएगा महिला प्रीमियर लीग का फाइनल मैच। दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से और शुरुआत करते हैं 24 की चुनौती के साथ। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश का चुनावी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री पालनाडु जिले में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और एनडीए के सहयोगी टीडीपी और जनसेना आज आगामी चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे। हाल ही में आंध्र प्रदेश में भाजपा और टीडीपी के बीच सीट बंटवारे पर अंतिम मोहर लगी है। भाजपा लोकसभा की 6 तो वहीं विधानसभा की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। इसके अलावा टीडीपी 17 लोकसभा तो 144 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। भाजपा और टीडीपी के अलावा गठबंधन में शामिल जनसेना राज्य की 2 लोकसभा सीटों और 21 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज सुबह दक्षिण मुंबई में महात्मा गांधी के आवास मणि भवन से न्याय संकल्प पदयात्रा निकाली। राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी भी कांग्रेस समर्थकों के साथ पैदल मार्च में शामिल हुए। यह मार्च अगस्त क्रांति मैदान तक निकाली गई, जहां 1942 में अंग्रेजों के शासन से भारत की आजादी के संघर्ष के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। विपक्षी इंडी गठबंधन के कुछ सदस्य पदयात्रा में शामिल हुए। मुंबई के शिवाजी पार्क में आज इंडी गठबंधन शक्ति प्रदर्शन भी करेगा। इसके साथ ही विपक्षी गठबंधन का औपचारिक चुनावी अभियान भी आज से शुरू हो जाएगा। तमाम विपक्षी नेता मुंबई में अलग अलग जगह पर जाएंगे। उसके बाद शिवाजी पार्क में कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक रैली को संबोधित करेंगे। रैली में वंचित बहुजन आगरी के नेता प्रकाश आंबेडकर को भी आमंत्रित किया गया है। इससे पहले कल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा समाप्त हो गई थी। बढ़ते अगली खबर की ओर। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। निर्वाचन आयोग ने कैबिनेट सचिव, सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि वॉल पेंटिंग, पोस्टर, पर्चे और इस तरह की सभी सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटा लिया जाए। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों जैसे सार्वजनिक स्थलों से राजनीतिक विज्ञापनों वाले सभी अनाधिकृत पोस्टर, होर्डिंग और बैनर को 48 घंटे के भीतर हटा दिया जाएगा।
निजी संपत्ति पर प्रदर्शित अनाधिकृत राजनीतिक विज्ञापनों को भी 72 घंटे के भीतर हटाना होगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी राजनीतिक दल और उम्मीदवार के द्वारा चुनाव प्रचार के लिए सरकारी वाहनों के इस्तेमाल पर पूर्ण रूप से पाबंदी होगी। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर सरकार की उपलब्धियों को बताने वाले विज्ञापनों की अनुमति नहीं होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी इस तरह के विज्ञापनों पर रोक के लिए त्वरित कार्रवाई करेंगे। निर्वाचन अधिकारी राज्य सरकार के विभागों की वेबसाइट से राजनीतिक कार्यक्रमों के चित्र तुरंत हटाएंगे। निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा है कि विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में शिकायतों के निपटान के लिए एक कॉल सेंटर स्थापित किया जा रहा है। मतदाता जागरूकता के लिए रेडियो, टीवी, सिनेमा और सरकारी चैनल के माध्यम से कार्यक्रम प्रसारित किए जा सकेंगे। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में 4M यानी बाहुबल, धनबल, गलत सूचना और आचार संहिता के उल्लंघन जैसे चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीति बनाई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में 4 प्रमुख चुनौतियां हैं और आयोग इससे निपटने में वह पूरी तरह से सक्षम और प्रतिबद्ध है। 18वीं लोकसभा के लिए होने वाले आम चुनाव की घोषणा करते हुए चुनाव आयोग ने इस बार के चुनाव 2024 के लिए 4 लक्ष्य रखे हैं। यह 4 लक्ष्य 4M के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए तय किए गए हैं, जिससे भारत के लोकतंत्र में मनी, मसल पावर, मिस इन्फॉर्मेशन और MCC वायलेशन की कोई भी भूमिका भारतीय लोकतंत्र में न रहे। मेनली 4 चैलेंजेस हमारे पास हैं, 4Ms: मसल, मनी, मिस इन्फॉर्मेशन एंड MCC वायलेशंस। एसेंशियली 4 किस्म के ब्रॉड जो हमारे प्रोसेस हैं और इसी के संदर्भ में इलेक्शन कमीशन का अधिकांश समय इन्हीं 4 चीजों में लगने वाला है कि हाउ टू कंट्रोल मसल पावर, हाउ टू कंट्रोल मनी पावर, हाउ टू कंट्रोल द मेनेस ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड हाउ टू कंट्रोल द वायलेशंस व्हिच आर डन और एलिज टू बी डन अंडर MCC। मसल पावर रोकने के लिए आयोग ने सुरक्षा के प्रबंधन को और कड़ा किया है, जिसमें पर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी। 24 घंटे निगरानी और जरूरत पड़ने पर ड्रोन के उपयोग को भी शामिल किया गया है। मनी पावर को रोकने के लिए आयोग ने चुनाव के दौरान धन के प्रभाव को रोकने के कड़े इंतजाम किए हैं, जिसमें वित्त से जुड़ी संस्थाएं कड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में धन की जब्ती करने के लिए सक्षम हैं। मिस इन्फॉर्मेशन रोकने के लिए आयोग ने मीडिया मॉनिटरिंग और IT एक्ट के तहत कार्यवाही का प्रावधान किया है। वहीं आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर आयोग ने सभी राजनीतिक दलों और चुनाव से जुड़े पक्षों के लिए कड़ी हिदायत दी है कि बिना किसी भेदभाव के चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार 4M का लक्ष्य बनाकर आयोग ने भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव कराने का मंत्र तय किया है। ऋषि कुमार, DD न्यूज, दिल्ली। और पेपर लीक केस में बिहार पुलिस ने बड़ा दावा किया है। शिक्षक बहाली पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 313 में से 266 लोगों को बेऊर जेल भेज दिया गया है। वहीं बाकी लोगों को भी न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग की टियर 3 की परीक्षा में पेपर लीक मामले में हजारीबाग में गिरफ्तार आरोपियों को पटना लाया गया, जहां सिविल कोर्ट में उनकी पेशी हुई। पटना सिविल कोर्ट के अधिवक्ता ऋषिकेश नारायण सिन्हा ने बताया कि पेपर लीक से जुड़े मामले में लगभग 300 लोगों को MP MLA कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया है। तो शिक्षक बहाली पेपर लीक मामले में बिहार पुलिस ने बड़ा दावा किया है और कई लोगों की इसमें गिरफ्तार ही हुई है और इनको बेऊर जेल अब भेज दिया गया है। पकड़े गए आरोपियों को अब जो है उनसे आगे पूछताछ होगी। और हमारे संवाददाता भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सलमान हैदर पटना से जुड़ चुके हैं। सलमान, नई ताजा अपडेट अब इसमें क्या है और आगे जब बिहार पुलिस ने इतना बड़ा दावा किया है और इतने लोगों की अब गिरफ्तारी हुई है, पहले तो ये बताइए कि ये लोग कौन हैं? देखिए, ये सॉल्वर गैंग एक काम कर रहा था और जिसका जो प्रोफेशनली काम करता है हजारीबाग जो झारखंड में है, वहां पर 5 बैंक्वेट हॉल्स में बाकायदा ये सारे लोग पेपर सॉल्व कर रहे थे। पेपर लीक से आगे का ये मामला और गंभीर इसलिए है कि अगर प्रोफेशनल गैंग इसमें लग जाएगा तो फिर किसी मेधावी छात्र को मौका ही नहीं मिलेगा कभी, और पैसे के बल पर
कोई भी नियुक्त हो जाएगा, उसकी योग्यता हो नहीं हो। तो ये सारा मामला था। हजारीबाग में 300 से ज्यादा लोग पकड़े गए थे, जैसा आपने बताया नंबर अभी 313 लोग पकड़े गए थे और उनको हजारीबाग से पटना लाया गया है। और रात में सिविल कोर्ट में काफी देर रात तक इनके मामले की सुनवाई होती रही, इनकी पेशी हुई मजिस्ट्रेट के सामने। और फिर वहां से जैसा कि आपने बताया 266 लोगों को बेऊर जेल भेजा गया है। बाकी का मामला अभी चल रहा है और इन्हें भी जल्दी ही न्यायिक हिरासत में लेकर के जेल भेजा जाएगा और फिर पुलिस आगे की कार्रवाई और न्यायालय अपनी आगे की कार्रवाई करेगा। एक तरह से देखा जाए तो परीक्षाओं में पेपर लीक होने का मामला बहुत ही ज्यादा जोर पकड़ता जा रहा है। हर जगह ही जहां भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, जी। एक तरफ तो मेधावी छात्र जो हैं वो बड़ी मुश्किल से सालों की मेहनत पर अपनी तैयारी करते हैं और जब अंत में उन्हें पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर ऐसे लोगों के लिए कि पढ़ाई के दम पर जो अपनी प्रतिभा के बल पर आगे आना चाहते हैं और सरकारी नौकरियों की जिनमें चाहत है, या उनके सपने धराशायी हो जाते हैं। तो सरकार ने भी और पुलिस ने भी इस मामले में त्वरित कार्रवाई की है कि जैसे ही पता चला सारे लोगों को गिरफ्तार करके पटना लाया गया और फिर पेशी हुई उनकी, जिसमें से 266 लोगों को अभी जेल भेजा गया है। बाकी को जेल भेजने की तैयारी अभी चल रही है। जी सलमान, कहा जाए तो 266 एक बड़ा नंबर है। कब होना था ये पेपर और कब इन्हें गिरफ्तार किया गया है? देखिए, पिछले शनिवार को ये पेपर हुआ। जो भर्ती की प्रक्रिया बिहार में चल रही थी उसमें ये तीसरे फेज का एग्जाम था, जिसको कहते हैं टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम। इसके लिए यहाँ के युवा बहुत उत्साहित थे, तैयारियां भी कर रहे थे और जब वो पेपर देकर बाहर निकले तो उन्हें पता चला कि पेपर लीक हो गया है और ये सारी प्रॉब्लम्स हुई है। बिहार लोक सेवा आयोग ने पहले तो इस बात से इनकार किया कि कोई पेपर लीक हुआ है, लेकिन बाद में जब उनके पास भी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं थी, जब इंफॉर्मेशन आई तो पता चला कि हाँ वाकई न सिर्फ पेपर लीक हुआ है बल्कि सॉल्वर गैंग एक था जो कि अच्छे खासे पैसे लेकर, मतलब ये राशि लाखों रुपए में है, 3 से 4 लाख या 5 लाख रुपए लेकर के कहीं कहीं तो सुनने में आया कि 12 लाख रुपए तक एक कैंडिडेट से लिया गया। हालांकि अगर देखा जाए तो टीचर्स की तनख्वाह इतनी नहीं होती है कि उतना पैसा दे सकें, लेकिन सरकारी नौकरी के लालच में कुछ लोगों ने, उनमें से जो धनबल जिनके पास था, उन्होंने वो पेपर्स खरीदे। न सिर्फ पेपर्स खरीदे बल्कि एक्सपर्ट्स को बिठा करके उस सारे पेपर्स को सॉल्व कराया गया और व्हाट्सएप या दूसरे सोशल मीडिया के माध्यम से उसका वितरण हुआ। और जब तक परीक्षा समाप्त होती तब तक ये पता लग चुका था कि पेपर लीक हुआ है। तो ये सारी घटनाएं हुई हैं और ये बड़ा गंभीर मामला है, खासतौर से शिक्षा जगत के लिए, कि इस तरह के अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये अभ्यर्थियों की भी बहुत मांग है, सशक्त मांग उठ रही है उस तरफ से। और सलमान, साथ ही 13 मार्च को जब EOU यानी कि आर्थिक अपराध इकाई जो है, उन्होंने एक बड़ा और त्वरित कार्रवाई करते हुए 13 मार्च को उनको गड़बड़ियों का पता चल चुका था और 15 मार्च को जब ये पेपर होना था, साथ ही साथ जो है 266 लोग अब बेऊर जेल भेज दिए गए हैं। जी हाँ, तो सारी कार्रवाई करते करते पुलिस को भी बहुत वक्त लगा, क्योंकि ये बड़ी संख्या है और मुझे लगता है कि अब तक के जो पेपर लीक घोटाले देश भर में होते रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा गिरफ्तारी वाला ये मामला है और पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया है। जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग है यानी आर्थिक अपराध शाखा है बिहार पुलिस की, उसने बड़ी ही त्वरित कार्रवाई की और समय पर जा करके उसको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जो परीक्षार्थी दे रहे थे परीक्षा, ईमानदारी से दे रहे थे, इस मामले में जाहिर है कि उन्हें बड़ी निराशा हाथ लगी है और फिर से उन्हें दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी। अगर लोक सेवा आयोग बिहार का जो है वो दोबारा परीक्षा कराएगा ही निश्चित, हालांकि अभी तक तिथियां घोषित नहीं हुई हैं और हो सकता है अभी चुनाव आचार संहिता के दौरान ऐसा नहीं हो, तो फिर जो निराश परीक्षार्थी हैं उन्हें और ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल पुलिस अपनी कार्रवाई में लगी है, न्यायालय में पेशी हो गई है और सारी कार्रवाई चल रही है।
जी, साथ ही सलमान, मैं आखिरी में आपसे पूछना चाहूंगी, जो 266 अभ्यर्थियों को अब गिरफ्तार किया गया है, आखिरकार उनका भविष्य भी कहीं ना कहीं अधर में है? देखिए, ये अगर वास्तव में देखा जाए तो ये अभ्यर्थी योग्य अभ्यर्थी नहीं है, क्योंकि इन्होंने तैयारी नहीं की बल्कि एक बाईपास का सहारा लिया और ये पैसे के बल पर उन्होंने पेपर खरीदने की कोशिश की है। तो इनसे ज्यादा जो तैयारी कर रहे थे और जो वास्तविक परीक्षार्थी थे, इनमें से कई छद्म परीक्षार्थी भी हैं जो किसी दूसरे के स्थान पर बैठकर परीक्षा दे रहे थे। तो वो वास्तविक अभ्यर्थी भी नहीं है और जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं वो गंभीर अभ्यर्थी नहीं है, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं की बल्कि दूसरा रास्ता अपनाया और मेहनत करने से बचते रहे। नुकसान तो उन लोगों का हुआ है जो परीक्षा दे रहे थे गंभीरता से, पूरी तैयारी के बाद और काफी दिनों के बाद एक वैकेंसी आई थी, तो उन्हें इस बात से जरूर निराशा हुई है कि उनका जो सपना था वो चूर हो गया है। जी सलमान, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। चुनावों को ईवीएम के जरिए करवाया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने ईवीएम पर दलों की ओर से उठाए जाने वाले सवालों पर तथ्यों के साथ कहा है कि ईवीएम फुल प्रूफ है। साथ ही उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को शायराना अंदाज में जवाब दिया। 18वीं लोकसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए चुनाव आयोग ने बड़ी ही बेबाकी से मीडिया के सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, जिसमें एक बड़ा सवाल ईवीएम को लेकर भी उठाया गया, जिस पर आयोग ने स्पष्ट तौर पर कहा कि ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर जितने भी सवाल उठे हैं वह हमेशा सिरे से खारिज हुए हैं। उन्हें विभिन्न न्यायालय में 40 से अधिक बार ईवीएम के खिलाफ दायर किए गए मामलों पर कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि हर बार कोर्ट ने ईवीएम की पारदर्शिता और उसकी स्पष्टता को सराहा है और आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने इस मामले में आयोग द्वारा तैयार की गई एक पुस्तक का भी जिक्र किया, जिसमें इन तमाम मामलों को संकलित किया गया है। 40 बार लगभग इस देश की संवैधानिक कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स ईवीएम के ऊपर में जितनी चुनौतियां हुई हैं उनको देख चुकी हैं। हमने किताब भी बनाई है, एक जितने लीगल केसेस 40 केस, देखिए दीज आर 40 केसेस ऑन ईवीएम। इसमें एफएक्यू भी है, आप सब लीजिए इस किताब को हमसे। इसमें एफएक्यू भी है और इसमें फ्लो चार्ट्स भी हैं, देखिए हमारी वेबसाइट पे है ये। आयोग ने ईवीएम को लेकर एक शेर के माध्यम से अपनी बात भी रखी, जिसमें उन्होंने ईवीएम के पक्ष में अपनी बात रखी। ईवीएम पे फिर मैं रात सोच रहा था ये प्रश्न तो आएगा जरूर, तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पे कायम भी नहीं रहते। ईवीएम को लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दायर एक याचिका को खारिज करते हुए कहा कि आप बार बार एक ही तरीके के मामले कब तक लाएंगे, जबकि ईवीएम पर अब कोई वाद बनता ही नहीं है। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने समय समय पर ईवीएम को जनता के सामने रखा है और राजनीतिक दलों से भी कहा है कि वह हैकाथॉन में ईवीएम पर किसी भी आरोप को साबित करें, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाया और ईवीएम की पारदर्शिता बनी रही है। ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो ईडी की टीम पर हमले के मामले में शाहजहां शेख के भाई शेख आलमगीर और 2 अन्य आरोपियों मुफस्सर मोल्ला और सिराजुल मोल्ला को बशीरहाट की उप विभागीय अदालत में लेकर आई। दोनों को सीबीआई ने कल देर शाम गिरफ्तार किया था। भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर ईडी के समन पर पेश नहीं होने को कानून का उल्लंघन बताया है। उनका कहना है कि समन आने पर मुख्यमंत्री को उसका सम्मान करके पेश होना चाहिए।
जब भी समन आते हैं पीएमएलए में तो कानूनी तौर पर ये अनिवार्य होता है कि आप उन समन्स का आदर करें। जब जब आप उन समन का निरादर करते हैं तो सेक्शन 174 ऑफ द आईपीसी में आप एक नया अपराध कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उन्होंने 8 समन्स का निरादर करा है। ये जो याचिका ईडी ने फाइल करी है कोर्ट में, ये केवल इसके लिए है कि 174 आईपीसी में अपराध बन रहा है अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। इस प्रोसीडिंग का कोई लेना देना नहीं है इस बात से कि ईडी का समन लीगल है या इल्लीगल है। वहीं भाजपा नेता हरीश खुराना ने भी कहा है कि केजरीवाल कानून का सम्मान नहीं कर रहे हैं, उन्हें ईडी के समक्ष जरूर हाजिर होना चाहिए। कानून अपना काम कर रहा है और कानून के तहत ईडी ने ये 9वां समन भेजा है, लेकिन अफसोस दिल्ली के मुख्यमंत्री कानून का सम्मान नहीं करते हैं और कानून से भाग रहे हैं। 9वां समन है। उम्मीद करता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी इस बार ईडी का सम्मान करते हुए, कानून का सम्मान करते हुए ईडी के सामने प्रस्तुत होंगे। लेकिन हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल जैसे पहले भी अपने आप को बेचारा पॉलिटिक्स दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को दिखाने की कोशिश करते कि मैंने तो कुछ किया नहीं जी, मेरे साथ तो वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है। अरविंद केजरीवाल को बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं ईडी को, और देश भी जवाब पूछ रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली ज्वेल बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए 18 मार्च को बुलाया है। और आइए अब खेल से जुड़ी खबर पर नजर डालते हैं। महिला प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला आज राजधानी नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला जाएगा। इस सीजन दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आरसीबी का रिकॉर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। दोनों के बीच खेले गए सीजन के पहले लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने 25 रन से जीत दर्ज की थी। इसके बाद दूसरे लीग मैच में दिल्ली ने आरसीबी को करीब मुकाबले में 1 रन से शिकस्त दी थी। ऐसे में आरसीबी के लिए फाइनल में दिल्ली की चुनौती आसान नहीं होगी। वहीं आरसीबी ने पिछले 2 मैचों में लगातार डिफेंडिंग चैंपियंस रही मुंबई इंडियंस को शिकस्त दी। और आइए अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालते हैं। रूस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान का आज अंतिम दिन है। मतदान प्रक्रिया के दौरान 2 दिनों में बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान किया। इस चुनाव में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रमुख प्रत्याशी हैं और 6 वर्ष के 5वें कार्यकाल के लिए उनके पुनः चुने जाने की उम्मीद है। इस चुनाव में 71 वर्षीय पुतिन के सामने 3 प्रत्याशी हैं, लेकिन वे राष्ट्रपति की कटु आलोचना से बच रहे हैं। ये विरोधी प्रत्याशी यूक्रेन युद्ध पर सरकार की नीति के विरोध में भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। 2 दिन के मतदान के दौरान तोड़फोड़, हिंसा और विरोध प्रदर्शन के करीब आधा दर्जन घटनाएं हुई हैं। उन पर सुरक्षा बलों ने काबू पा लिया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।